नमस्कार, सूर्या विशेष आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन हम बात करेंगे चुनाव को लेकर चारों पार्टियों में हो रही हलचल को लेकर। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं जेजेपी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। आज के दिन बीजेपी के दिग्गज नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में जेजेपी ने कई आरोप भी लगाए हैं बीजेपी पर। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो उम्मीद है, कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार ये कह रहे हैं कि कल तक हमारी पहली लिस्ट आने की उम्मीद है। वहीं इनेलो इस फहरिस्त में आगे है। 2 लिस्ट फिलहाल इनेलो की तरफ से आ गई है, लेकिन कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जिन्हें टिकट दिया गया। इस बार उनका क्या वर्चस्व है और क्या कुछ है सियासी समीकरण, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की जो लगातार बैठकों का दौर जारी है, उन बैठकों के बाद क्या अब निचोड़ निकलेगा, लिस्ट कब तक आएगी, यह भी अब लगातार सवाल अभी बना हुआ है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हलचल तेज होती जा रही है। प्रदेश में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार हैट्रिक की बात कह रही है, तो कांग्रेस 10 साल के बाद सत्ता वापसी का सपना संजो रही है। इनेलो और जेजेपी भी गठबंधन के सहारे सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने की बात जनता के बीच में बोल रही है। ऐसे में जीत को पक्का करने के लिए विधानसभा उम्मीदवारों पर सभी दलों का मंथन चल रहा है। जेजेपी की बात करें तो चुनाव के ऐलान के बाद से दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जेजेपी बिखरती चली जा रही है। साथ ही कुछ समय पहले जेजेपी का साथ छोड़ने वाले शनिवार को पार्टी से एक और विधायक रामकुमार गौतम ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कुछ समय पहले जेजेपी का साथ छोड़ने वाले देवेंद्र सिंह बबली ने भी सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। देखिएगा, हम राष्ट्रहित के लिए काम करना है और ये बबली ने नहीं, मेरे परिवारों ने राष्ट्रपति के लिए काम किया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में हम मजबूती से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाएंगे। मजबूत जो लोग हैं, जो जनता की पसंद है, पार्टियां उन सबको मैदान में उतारेंगी। साथ ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है कि इस विधानसभा चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही उतरेगी, यानी चुनाव से पहले पार्टी की तरफ से किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस भी लगातार टिकटों पर चिंतन मंथन कर रही है। लगातार बैठकें कर लिस्ट की तैयारियों में जुट गई है। 4 दिन जैसे रोज जो है थोड़ा हमारा जो प्रोसेस होता है समय के पर आधारित होता है, फीडबैक पर आधारित होता है, कुछ ना कुछ जो घटनाक्रम बनता है उसके पर आधारित होता है। तो हम भी, मैंने पहले भी बताया था कि हम कोई जल्दी में नहीं है कि जल्दी फौरन डिसीजन कर लो और फौरन जाके अपना पर्चा। इधर इनेलो ने हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में इनेलो बसपा गठबंधन ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 7 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कलायत से रामपाल माजरा, लाडवा से शेर सिंह बड़शामी, रनिया से अर्जुन सिंह चौटाला, नारनौन से उमेंद्र सिंह लोहान, बहादुरगढ़ से शीला रानी, हथीन से तैयब हुसैन, कालानवाली से मास्टर गुरतेज सिंह का नाम शामिल है। कुल मिलाकर जहां एक तरफ तमाम दलों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं दल बदल का सिलसिला भी जारी है। हरियाणा में मतदान की तारीख अब बदलकर 5 अक्टूबर हो चुकी है। जनता के दिलों पर किसने राज किया है, ये 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो लगातार बैठकों का दौर और माथापच्ची टिकट बंटवारे को लेकर, लेकिन अभी भी उम्मीदवार फाइनल नहीं है। ऐसे में लिस्ट कब आएगी, सभी को इस बात का इंतजार है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। विधु रावल प्रवक्ता बीजेपी के, योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस, मेघराज यादव प्रवक्ता जेजेपी के जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता आईएनएलडी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सूर्या समाचार पर। विधु रावल जी, योगेश जी, मेघराज जी और विजेंद्र जी। सबसे पहले विधु रावल, पहला सवाल आपसे होगा आज के दिन। इस बार सर कुछ ज्यादा ही माथापच्ची चल रही है पार्टी के अंदर, बैठकें लगातार हो रही हैं, कभी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पे, अब से कुछ ही देर में जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है। वक्त क्यों सर, क्या वजह? सागर जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जो प्रवक्ता साथी हैं हमारे साथ, उनको नमस्ते।
और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी विनम्र नमस्ते। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, चिंतन मंथन और उसके बाद निकला हुआ जो अमृत होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही बैठकों में विश्वास रखने वाली और बैठकों के माध्यम से एक विशिष्ट चर्चा जो है, एक सामूहिक निर्णय लेने की जो हमारी प्रक्रिया है, ये देश की राजनीति में हमने देश को ये दी हुई एक धरोहर है। हमसे पहले जो है किस प्रकार से पार्टियां वन मैन शो हुआ करती थी, आज भी कुछ पार्टियां वन मैन शो, तो वहां पर तो ये बैठकों का अवसर नहीं मिल सकता उनको, वो तो इस सौभाग्य से वंचित हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखती है और जिसके पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं और बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां एक की बजाय दूसरे व्यक्ति भी जो है चुनाव जीत सकते हैं। यानी हमारे पास जिताऊ कैंडिडेट एक की बजाय एक, दो, तीन लोग ऐसे हैं जिनमें से किसी को भी टिकट दे दिया जाए जीत जाएंगे। कुछ जगह ऐसा है कि नेक एंड नेक फाइट भी है, अगर किसी एक व्यक्ति को दे दें तो चुनाव जीत सकते हैं, कुछ एक जगह पर थोड़ी बहुत कम भी रह सकती है या कहीं खतरे में भी हो सकते हैं। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत साइंटिफिक तरीके से सर्वेज करवाती है, अलग अलग तरह के 11 सर्वेज, जिसमें संगठन के लोगों का सर्वे भी है, जिसमें राय शुमारी भी है, जिसमें अलग अलग एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज द्वारा किए हुए सर्वेज भी हैं, जिसमें देश के बड़े नेताओं द्वारा अलग अलग जो सर्वे एजेंसीज जो हैं उनको किया वो भी हैं। तो इस प्रकार से 11 अलग अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और उसमें जब अध्ययन होता है तो उसमें से कहीं ना कहीं जो है बेहतर कैंडिडेट्स जो हैं, वो कैंडिडेट्स जो जनता के लिए आगे चलकर बेहतर तरीके से जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। देखिए, केवल जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है कि जनता के लिए जो है बेहतर उम्मीदवार हों जो हरियाणा को आगे लेकर जा पाए, हरियाणा के लिए बेहतर सोच के लोग हों। मतलब कि आप ये मान रहे हैं कि अमृत मंथन के दौरान तनावपूर्ण माहौल भी है, जैसा हमने देखा था अमृत मंथन के समय? नहीं, तनावपूर्ण तो नहीं है माहौल। भारतीय जनता पार्टी में इसकी गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुंजाइश कहाँ होती है ये भी एक बार समझने का विषय है। जहां व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ते हैं वहां पर तनाव होता है। जब लोग सामूहिकता पर विचार करते हैं, जब राष्ट्र के लिए, संगठन के लिए और समाज के लिए बेहतर काम करने की बात होती है, संगठन के लिए बेहतर काम करने की बात होती है, तो तनाव का कोई कारण नहीं है। हाँ, ये हो सकता है विधु रावल सोचे कि मैं बेहतर तरीके से कार्य कर सकता हूं और मेरा साथी सोचा नहीं, विधु रावल से बेहतर मैं काम कर सकता हूं। लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना है, भारत माता की जय और भारत माता की विजय सुनिश्चित करना है, और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए साधन है, साध्य नहीं है। फिर से कह रहा हूं, ठीक है। चलिए विधु जी, अभी डिबेट को ओपन करेंगे, फिर आएंगे लंबे कमेंट पे। योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। योगेश जी, स्वागत है सूर्य समाचार पर। देखिए सागर जी, सभी दर्शकों को और सभी प्रवक्ता साथियों को आपके माध्यम से मेरा नमस्कार, राम राम। और देखिए, अभी विधु रावल जी ने कुछ बात बड़ी सही स्टीक रखी कि भारतीय जनता पार्टी की एक योगेश जी, अभी बड़ी आपने अच्छी सवाल है। सुना ही नहीं सर, लग रहा है एक्साइटेड आज ज्यादा हैं, कल लिस्ट आने वाली है इसलिए क्या? योगेश जी, सवाल पहले, फिर डिबेट को ओपन करेंगे, डिबेट को ओपन करेंगे, आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा। सवाल पहला यही है कि अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी नेता पहुंच चुके हैं, बैठक चल रही है। कई नेताओं से हमें जो फीडबैक मिला सूत्रों की तरफ से कि कल के दिन पहली लिस्ट आ सकती है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, बताइए। देखिए, हमें अभी हमारी सीईसी की बैठक जारी है और उसमें लगभग एक लिस्ट हमारी 30-35 उम्मीदवारों की संभावना है, कल तक वो जारी हो जाएगी। और हमारी पार्टी का पैमाना स्पष्ट है, जैसा कि अभी मैं यही बता रहा था। अभी देवेंद्र बबली जी, जिनको इन्होंने आज शामिल किया है, वो हमारे प्रभारी जी से भी, शैलजा जी से भी, वो भाजपा में आने से पहले हमारे सीनियर नेताओं से मिले थे और उन्होंने टिकट की अपनी अपेक्षा रखी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चूंकि साफ मना कर दिया कि आप हमारी पार्टी के सदस्य भी नहीं हो, तो कांग्रेस में इस तरह से टिकटों की बंदरबाट नहीं होती। यहाँ एक पूरा डेकोरम है। अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दरवाजे खुले रहते हैं। कल भी इन्होंने 3-4 एमएलए को शामिल करवाया, आज भी किया। आज एक मतलब इनका क्या है कि सिस्टम ओपन है, ये इनकी एक अच्छी खूबी भी मैं समझता हूँ, खूबी है। कभी आओ और टिकट दरवाजे पे, खिड़की पे आओ और टिकट पाओ। क्योंकि देखिए, इनकी अब जो सिद्धांत वाली बात थी वो तो बहुत दूर दूर, कोसों दूर तक चली गई है, पूरा हरियाणा जानता है।
और सागर जी देखिए दूसरी जो बात है, अच्छा योगेश जी, मुद्दों का मैं सिस्टम समझ खुला था तभी तो जेजेपी के साथ इन लोगों ने मौका बना लिया। आपका अगर सिस्टम अगर पैक नहीं रहता तो आपको ही मौका मिल जाता सन 2019 में। देखिए हमने 2019 में जिस तरह से इन्होंने जोड़ तोड़ की सरकार चलाई और बहुमत ना होते हुए, क्योंकि ये नैतिक जो हाँ 75 पार का इन्होंने नारा दिया था, बहुमत भी नहीं जुटा पाए और आज एक दूसरे को कोस रहे हैं और उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट देने जा रहे हैं। देखिए जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। ठीक है, जिनको चलिए सर, अभी आएंगे हम फिर स्पष्ट- और अन्य मेहमानों को भी शामिल कर लें पहले डिबेट में। विजेंद्र रेणु, प्रवक्ता एनएलडी के। विजेंद्र जी, लगभग आपकी जो गठबंधन की पार्टी है 11 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। हम क्या उम्मीद करें, कब तक 90 नाम सामने आ जाएंगे? और आपकी जो पार्टी 53 सीटों पर लड़ रही है वहां पर आप किस तरह से टिकट का बंटवारा कर रहे हैं? रेणु जी। हाँ देखिए सागर जी, 11 नहीं हमारी 15 सीटें आ चुकी हैं। 53 में से 11 सीटें इनेलो ने डिक्लेयर कर दी हैं जी। और शीघ्र ही बाकी टिकटों को भी डिक्लेयर करने का काम किया जाएगा। सागर जी, एक तो इको आ रही है, मेरे को साउंड बैक आ रही है, थोड़ा ठीक करवाना है। ठीक है, चलिए रेणु जी का एक बार ऑडियो चेक करिए, आवाज में दिक्कत क्यों आ रही है। मेघराज यादव जी से तब तक मैं कमेंट ले लेता हूं, रेणु जी लौट कर आऊंगा। मेघराज जी, स्वागत है सूर्या समाचार पर, आप देर में आप जुड़े इसलिए। चलिए मेघराज जी, आरोप देखिए कई सारे तो लगाए जा रहे हैं। अभी जब चर्चा की शुरुआत होगी तो वो सारे आरोप और सवाल आपसे हम पूछेंगे, लेकिन टिकट के बंटवारे को लेकर क्या अभी पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं? क्या उम्मीद हम करें प्रदेश की जनता जो उम्मीद लगाए बैठी है? मेघराज जी, आवाज मिल रही है आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आवाज मिल रही है, बोलिए। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा कि अभी हमने गठबंधन किया है एएनपी के साथ और हमने अपनी सीटों का जो है 70-20 का फॉर्मूला निकाला है और 70-20 के हिसाब से हमने अपना जो है टिकटों के ऊपर हमारा मंथन चल रहा है। और जैसा कि आपको बताया था कि नहीं, लेकिन ये 10% कहाँ गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। 70-20 तो समझ में आ रहा है। 10% जो आप कह रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था अपने एक प्रवक्ता भाई को भी, वो बोल रहे थे कि हमारी पार्टी बहुत विचारधारा के साथ बहुत गहनता से हरियाणा वासियों को आगे बढ़ाने के लिए ये सब जो है मंथन करिए, इस वजह से लिस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे जो 10% जो आप बोल रहे हैं वो वही है जो कभी कांग्रेस के पास जाके लाइन में खड़े होते हैं टिकट के लिए, फिर वहां नहीं मिलती है तो वो फिर उसके लिए वॉशिंग मशीन के पास चले जाते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है सारे दाग धुलकर वो पवित्र होकर फिर से जनता के बीच में आएंगे और फिर जनता डिसाइड करेगी कि वो दाग कितने कच्चे थे या पक्के थे। तो हम उस पर ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता मैं, पर हमारी पार्टी बड़ी ही शालीनता के साथ अपना जो हमारा फॉर्मूला हमने अपनाया, उस फार्मूले के हिसाब से हम पूरे हरियाणा के अंदर, आपने देखा होगा चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे बाईपोल का इलेक्शन था, हमने अपने कैंडिडेट उतारे और अब दोबारा से भी हम अपनी पार्टी का पूरा मंथन करके और अच्छे कैंडिडेट अपनी हर विधानसभा पर देने का काम करेगी जननायक जनता। ठीक है, चलिए रेणु जी, आवाज अब मिल रही है आपको प्रॉपर? हाँ मिल रही है। ठीक है, चलिए 15 उम्मीदवारों का आपने जिक्र किया था, बता रहे थे किस तरह से पार्टी टिकट का बंटवारा कर रही है, क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने तय किया है, बताइए। हमने 15 कैंडिडेटों की लिस्ट आउट कर दी है, जिसमें 11 इनेलो के हैं और 4 बीएसपी के हैं, वो डिक्लेयर कर दिए हैं। और बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर गहनता से विचार विमर्श चल रहा है। उनके नाम भी शीघ्र ही पब्लिक डोमेन में लाने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक विशेष रणनीति के तहत इन चुनाव में उतरने का मन बनाया है। जिस प्रकार से पहले हमने 4 कैंडिडेटों के नाम निकाले, अब 7 के निकाले, धीरे धीरे एक एक आदमी को बड़ी हर एंगल से उसकी जांच परख करके ही उसको टिकट देने का काम किया जा रहा है, ताकि हम एक अच्छा प्रदर्शन और सरकार बनाने का काम कर सकें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आज प्रदेश में बहुत ही मतलब जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एकमात्र विधायक होते हुए भी विपक्ष की आवाज बनने का काम अभय सिंह चौटाला ने किया। अभय सिंह चौटाला ने हर आवाज को उठाने का काम किया, जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्या को जानने का काम किया। इस वजह से आज जो है ना, अभय सिंह चौटाला एक लोकप्रिय नेता के रूप में हरियाणा प्रदेश में उभर करके आए हैं और हम 2024 की सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब डिबेट को ओपन करते हैं। विधु रावल, पहला सवाल आपसे होगा, सवाल जवाब का सिलसिला अब चलेगा। क्या सर वाकई में 400 पार का जिस पार्टी ने नारा दिया था उसको जेजेपी के नेताओं की आवश्यकता पड़ रही है क्या?
या जेजेपी के नेताओं के बिना नैया पार नहीं होगी? दुष्यंत चौटाला कैमरे के सामने आके कह रहा है। हेलो, देखिए सागर जी, विजेंद्र रेड्डी जी का फोन एक बार बोलना है तो मेरा फोन डिस्कनेक्ट। ठीक है, चलिए रेड्डी जी का फोन एक बार फिर हम पैच करेंगे, जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको मीडिया भी कैरी करता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम लगातार जो विश्वास मत हुए, और अभी तो विश्वास मत लेने से भी भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला जी मना भाग गए, रह गए। लगातार जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ 58 एमएलए ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन किया। आप जैसे बहुत वरिष्ठ पत्रकार और उस समय जो चैनल चलते थे, उन्होंने एक के बाद एक 7 एमएलए ऐसे थे इंडिपेंडेंट, जिन्होंने आकर कहा हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। 40 हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीताए हुए, तो 40 + 7 47 होता है। हमें आवश्यकता नहीं थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन एक स्थिर सरकार देने के लिए जब जेजेपी ने हमसे संपर्क किया और उनकी जो बातचीत है वो पॉजिटिव लगी, और बाद में सरकार में भी उनका रोल हमने देखा 4.5 साल तक बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, कोई कमी नहीं रही। बाद में तो चलो बाहर आकर नहीं, लेकिन बिना फायदा देखे थोड़ी आप जेजेपी के साथ थे सर। आप भी सोचे कि ऐसा ना हो कि बीच में 2-4 निर्दलियों ने साथ अगर छोड़ दिया तो सरकार दिक्कत में आ जाएगी। आप लोग भी जानते थे, भविष्य को देखकर आप लोगों ने फैसला लिया था। सागर जी, इसी को स्थिरता कहते हैं प्रदेश की भलाई में। मतलब इस प्रकार से नहीं किया कि केवल अकेले बैठकर जो है, अगर सत्ता सुख भोगना होता तो अकेले मजा आता। चौटाला साहब तो कहा करते थे, उनके समय का एक डायलॉग याद आता है कि राज और खाज अपने हाथ से ही करने में स्वाद आता है। हम तो उस मानसिकता के लोग नहीं हैं, हम तो इस मानसिकता के लोग हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सब मिलकर प्रयास करें इस देश को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए, और उसके लिए जो भी आना चाहे। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि इनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो इस बात को कांग्रेस को सीखना चाहिए। ये समावेशी होना चाहिए सभी को। आप अगर दरवाजे किसी के लिए बंद करते हैं तो ये आपका अहंकार दिखाता है। आपके विचारिक अम्ब्रेला के नीचे अगर लोग आकर आपके लिए काम करना चाहते हैं तो ये बेहतर स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार से दरवाजे ना खुले रखती तो कभी भी जो है 2 सीट से बढ़कर पार्टी ना बन पाती। हमने बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के अंदर लुटे पिटे और बाद में जिनको ध्यान आया कि हम गलत संगठनों में हैं, हमने उनके लिए अवसर छोड़े। और केवल नेता नहीं, जनता भी तो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आई। तो जब जनता के लिए दरवाजे नहीं बंद किए तो जो नेता है उनके लिए क्यों करेंगे? तो ये क्लीशे जो चलता है ना कि भाई ये सबके लिए दरवाजे खुले। और मैं एक छोटा सा, अगर आप समय दें केवल 30 सेकंड का, तो मैं एक छोटा सा इनको बता दूं दृष्टांत। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। रेड्डी जी का फोन पैच हो रहा है, उनको एक बार म्यूट करिएगा। बोलिए रावल जी, बोलिए। महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र हैं, उन्होंने किताब लिखी है पटेला लाइफ, उसको पढ़ें कांग्रेस के साथी हमारे, महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र ने। उसमें बताया कि 1946 में महात्मा गांधी जब सितंबर में सारे बहुमत को दरकिनार करके जब नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की जिद पर अड़े थे, उस समय कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे गांधी जी। ये भी पता कीजिए। आज आप बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, आपके यहाँ से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, आपको लोग चलिए ठीक है सर, कांग्रेस और जेजेपी के जवाब का इंतजार करेंगे जो आपने सवाल उठाए, सबको शामिल कर लेते हैं डिबेट में। योगेश याग, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। योगेश जी, जो ज्यादा वक्त लग रहा है टिकट के बंटवारे में, इसके पीछे एक बड़ी वजह इस बार यह भी है कि पार्टी लगातार विचार कर रही है, सर्वे कर रही है कि अगर बताइए कंडीशन आ गई कि जब कुमारी शैलजा को सीएम बनाए कि भूपेंद्र हुड्डा को बनाए, पार्टी इस पर भी विचार कर रही है किसकी दावेदारी यहां पर मजबूत है। अगर 45 से 50 सीटें रही तो हुड्डा बनेंगे, 50 से ऊपर गई तो शैलजा बनेंगी, जो सूत्र बता रहे हैं, जो लगातार बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये वजह और है क्या वक्त लगने के? सियागी बोलिए। जी सागर जी, देखिए मैं एक तो जो अभी मेरे साथी विद्युत, नहीं, आपने मेरा सवाल पहले सुना कि नहीं? आवाज उस समय जा रही थी आपको? नहीं, बिल्कुल मैंने आपका सवाल सुना है। तो आइए पहले मेरे जवाब पे आइए, फिर बीजेपी का जवाब। बात तो तय है, हाँ। पूरे हरियाणा से आवाज आ रही है, चाहे आप तिथियों में बदलाव करवाइए, डेट में, लेकिन जनता आपको बदलने का मन बना चुकी है, वो पूरा प्रदेश जानता है। अब बात है देखिए सीटों का देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं और हमारी पार्टी भी, हमें लेकिन एक जो अंदाजा है कि कम से कम
कांग्रेस पार्टी 65+ सीटें लेकर आ रही है, भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बन रही है। और तब जहां तो तक ऐसी कंडीशन में मुख्यमंत्री का कुमारी सवाल शैलजा है, सीएम बनेंगी आपकी, देखिए, अगर हमारी जो आप पार्टी कह रहे में हैं इतनी आंतरिक सीटें आ गई तो। लोकतंत्र है। मुख्यमंत्री का फैसला विधायकों की राय ली जाती है, विधायकों की राय के बाद हाईकमान हर एंगल से वो अपना विधायक दल का नेता चुना जाता है, ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं। और परंतु भारतीय जनता पार्टी में आप देख चुके हैं, अमित शाह जी आए। अच्छा सियाग साहब, लेकिन एक चीज है, आप लोगों में एक टैलेंट तो आ गया है सर। अगर पत्रकार अगर हुड्डा जी को लेकर, शैलजा जी को लेकर सवाल अगर पूछ दें तो आप लोग बच के निकल जाते हैं, क्यों सियाग जी? बता दूं, आज अमित शाह जी और खट्टर जी में बिल्कुल ठनी हुई है, जब भी इनकी लिस्ट आउट नहीं हो रही। खुद मोदी जी ने कहा ये क्या लिस्ट लेके आए हो। सियाग साहब आपने ठिकरा फोड़ दिया अगले सवाल पे। आज हालात ये हो गए हैं, सियाग जी जनता पार्टी कोई बात नहीं, खट्टर साहब और मोदी में जो तनातनी है बैठे हुए हैं, विगु रावल जी जवाब देंगे उसका। प्यार है। और आज ये नई नई जो भर्ती कर रहे हैं विदु रावल जी, आप जो नए लोगों को भर्ती कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें भर्ती करते ही आप उन्हें टिकट थमा देते हैं। आपके पास अपने लोग नहीं है क्या? आप देखिए कब से टिकट मांग रहे हो। मैं जहां तक समझता हूं आप समालखा से टिकट मांग रहे हो, और देखिए कितने पुराने कार्यकर्ता हो, लेकिन जैसे ही कोई नया कार्यकर्ता आ गया पार्टी उसको टिकट थमा देती है। तो ये मन टूटता है आप जैसे कार्यकर्ताओं का। हमें पीड़ा है, विज साहब की पीड़ा हमारे से नहीं देखी जाती। प्रोफेसर रामविलास समालखा से टिकट कौन मांग रहा है? विगु रावल जी को आप कह रहे हैं क्या ये चीज? जो पुराने कार्यकर्ता हम देखते हैं वो घर में बैठे हुए हैं और वो ये दुआ करते हैं। सियाग साहब समालखा से टिकट मांग कौन रहा है? वर्ष तक आरएसएस के किए हुए रावल जी को आप कह रहे हैं क्या? चुनाव में आप सुनिए, उन्होंने हिसार विधानसभा से चुनाव लड़ा था और मनोहर लाल खट्टर जी उनके चुनाव में इंचार्ज थे। आज वो घर में बैठ के ये दुआ कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कब सुपड़ा साफ हो। उन्होंने हमारे को घरों में बैठा दिया। तो ये देखिए, यही सागर जी एक जो बदलाव है जो भारतीय जनता पार्टी में आज लोग देख रहे हैं। इन्होंने किस तरह से जो अपना कुशासन चलाया, अब भी उन्हें बार बार आज ये नहीं पता कि इस पार्टी में किसकी चल रही है। खट्टर साहब बार बार इंटरफेयर करना चाहते हैं, अमित शाह जी उनको रोक रहे हैं। नायब सैनी जी को 90 विधानसभा में एक सीट नहीं मिल रही। बड़ी मतलब वो ये कभी वहां से नारायणगढ़ से शुरू हुए थे और दक्षिण हरियाणा तक का दौरा कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्हें एक सेफ सीट नहीं दिखाई दे रही कि कहां से चुनाव जीत सकते हैं। तो देखिए, ये 10 साल का आपका जो है, आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। और कोई बात नहीं, राजनीति में हार जीत लगी रहती है। मैं विदु रावल जी की बात से सहमत हूं, सत्ता पाना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप सत्ता जनता के दिलों में राज करना सीखिए और तोड़ फोड़ की जोड़ तोड़। चलिए, क्या है कि योगेश जी देखिए, ये विधि का विधान है सर। योगेश जी आइए। योगेश जी वक्त ज्यादा मत लीजिए सर, और देखिए 4 मेहमान बुलाए हैं तो हम इसे तोड़ देंगे। योगेश जी एक दिन पर्सनल इंटरव्यू चलेगा मेरा आपका सर, उस दिन लंबा बोलिएगा। साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बहुत सोच समझ कर। योगेश जी आवाज मिल रही है आपको? योगेश जी आवाज आ रही है आपको? योगेश जी, जब मैं 4 बार बोलूं तो सर सम्मान करिए, वहां पे रुकना है, अन्य प्रवक्ताओं के पास भी जाना है सर। मैं बस ये कह रहा हूं कि विधि का विधान है, अगर अपने घर में सिर्फ फुड़वल हो रहा है तो लोग बगल वाले घर में झांकते हैं कि देखें वहां सब कुछ सही है कि वहां भी यही हाल है। तो वही हाल है कांग्रेस बीजेपी सभी पार्टियों का हाल ये है जो आप कह रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं। मेघराज यादव प्रवक्ता जेजेपी के हैं। मेघराज जी, दुष्यंत चौटाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दिल की भड़ास क्यों निकाल रहे हैं? अपने जब वो 7 विधायकों को संभाल नहीं पाए, जिन विधायकों को कहते थे कि जेजेपी के सच्चे सिपाही हैं, तो ये तो लग रहा है कि हताश और परेशान हो गए हैं साहब हमारे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी 2 नेशनल पार्टीज है और अभी आपने दोनों नेशनल पार्टीज के प्रवक्ता भाइयों को सुना, और आप ये पूरा हरियाणा भी देख रहा है कि किस तरह से जो है सीट बंटवारे में, क्योंकि जो लोकसभा इलेक्शन हुआ जिसके अंदर सबको जो है वो कहते हैं ना सीट सब तपाकर जो है टिकट बांट दी गई कि आप आइए हम आपको भी टिकट देंगे, जिसमें एक जो नेशनल पार्टी हमारी कांग्रेस जो कह रही है कि हमारे पास 2500+ जो है कैंडिडेट्स है विधानसभा इलेक्शन के लिए। बिल्कुल होंगे, जब आपने इतना झूठ का सहारा आज तक लेता है और अब की बार भी आपने लिया है, इसलिए आपके पास 2500 कैंडिडेट है। उन 2500 से फंड लेने के लिए आपने 25,000 रुपए पर मेंबर के लिए भी चार्ज लगा दिया है। उन 2500 को आप जो है वहाँ पे आपके ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, उनके लिए बैठने तक का जो राम होते थे, जिसे राम कहते थे कि भाई ये तो हमारे राम है, आज वो राम लाइनों में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, अगर इतना है
साथ में एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी जो है लिसनर्स हैं उन सबके तक पहुंचाना चाहता हूं, हरियाणा वासियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अभी अभी जो है राज्यसभा के इलेक्शन हुए हैं, 12 इलेक्शन हुए हैं, जिसके 12 सीटों पे उम्मीदवार थे, जिसमें से आप देखेंगे कि 11 पे बीजेपी निर्विरोध चुनी गई है। मैं कहता हूं जो विपक्ष कहता है अपने आप को कि जी हम विपक्ष हैं, चलो हरियाणा में इन्होंने बोल दिया कि जी हमारे पास नहीं था, थोड़े दिन पहले बोल रहे थे कि सरकार जो है अल्पमत में है, अब उनके पास 2500 कैंडिडेट है लेकिन एक कैंडिडेट जो है राज्यसभा के लिए नहीं मिला। कितना झूठ बोलोगे हरियाणा वासियों के लिए? 70-72 हजार एकड़ जमीन जो है वो हत्या ली गई, सेक्शन 4-6 के देकर गोलियां चलाई गई किसानों के ऊपर। मतलब हरियाणा वासी क्या भूल गए हैं क्या? दुष्यंत चौटाला जी ठीक ट्वीट कर रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। आज जिन आप ये देखिए कि हरियाणा वासियों को भी समझने की जरूरत है कि आज से 4.5 साल पहले किस तरह हमने इस कुनबे को अपने को रोक के रखा, क्योंकि हमारे लिए हरियाणा फर्स्ट है। हमने हरियाणा के विजन को रखते हुए जो है बीजेपी के साथ अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बिना किसी शोर शराबे के और हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, चाहे उसमें किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, शिक्षा हो, चाहे एविएशन सेक्टर हो, कौन सा ऐसा सेक्टर था जिसको हमने टच नहीं किया हो। लेकिन आप ये देखिए, अगर हम वो गलती कर देते तो शायद एक पार्टी थी हरियाणा में, ठीक है, किसी टाइम पे जिसके कुछ विधायक थे, उनको बोला गया कि आप आज ये नहीं आए तो क्या हुआ उनका? आज वो अपनी टिकट मांगने के लिए वो लाइन में खड़े होते हैं दूसरी जगह पे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें चलती हैं। उन्होंने हरियाणा को आगे रखते हुए 4.5 साल बहुत ही शालीनता के ठीक है, मेघराज यादव जी आते हैं अगले सवाल पे। विजेंद्र रेणु भी बैठे हुए हैं डिबेट में। अभी तक देखिए सर, जब से डिबेट ओपन हुई है, हर एक प्रवक्ताओं से मैंने एक एक सवाल पूछा, लेकिन आप लोगों ने कोई उस पर सटीक जवाब नहीं दिया। बस आप लोग सर लपेटना सर जान रहे हैं, कैसे सामने वाली पार्टी का जो आरोप है उसमें उलझा दें हम। विजेंद्र रेणु, अब सवाल देखिए आपसे भी कट टू कट होगा। चुनावी मौसम में आपके पूर्व मुख्यमंत्री और नेता ओपी चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा में क्या संदेश ये जाएगा? आज के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट उनको जाना पड़ा था, बताइए। नहीं, ओम प्रकाश चौटाला की कौन सी मुसीबतें बढ़ गई हैं, ये समझ में नहीं आया मुझे, क्या पूछा आपने? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो मुश्किलें बढ़ी हैं उसको लेकर मैं पूछ रहा हूं सर, शायद आप अवगत नहीं है इस खबर से। देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना चला हुआ है। और मनी लॉन्ड्रिंग का एक ये झूठे केस डाले हुए हैं, कई सालों से ये चला हुआ है, कई पैसे लग चुकी हैं और उनका मजबूती से जो कानूनी तरीके से इसको जो है ना ये निपटाने का काम किए हुए हैं। और इस मामले में अभय सिंह के ऊपर भी वहां सिरसा में जो ईडी गई थी, उन्होंने भी देख लिया कि वहां कुछ नहीं मिला, पाक साफ ये आदमी है। और ईडी का मामला या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो वो कांग्रेस के ऊपर है, जो अभी सबके सामने 834 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच करने का काम किया है एमजीएफ कंपनी के माध्यम से, जो इन्होंने लूट मचा रखी थी। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर। आप बताइए मुझे कितने रुपए का क्या क्या मामला दर्ज हो रखा है? एक शिकायत है, शिकायत के आधार पर इंक्वायरी चली और उस मामले को वो अपना कानूनी तरीके से उसको निपटाने का काम कर रहे हैं। अभय सिंह और ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर इस तरह का कोई मामला नहीं। और दूसरी बात सागर जी, मैं कह दूं आपको, 10 साल का हमने भाजपा का शासन देखा और 10 साल हमने कांग्रेस का देखा। उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल का शासन था और ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे। आप देखिए, कांग्रेस के शासन के सैकड़ों घोटाले और बड़े बड़े घोटाले जो आज तक भी निकल करके आ रहे हैं, बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, लैंड स्कैम के घोटाले, सैकड़ों घोटाले आप भी गिनवा सकते हो, मैं भी गिनवा सकता हूं, सभी गिनवा सकते हैं। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों घोटाले, चाहे वो फरीदाबाद का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो, और चाहे जो है ना पेपर लीकेज का घोटाला हो, सैकड़ों घोटाले आप भाजपा के गिनवा सकते हो, कांग्रेस के गिनवा सकते हो, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल का कोई घोटाला आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया और कोई मामला ना ही बता सकता। मैं 10 बार पूछ चुका हूं, अगर आपके नोटिस में कोई मामला हो तो बताने का काम करें। आज तक किसी के सामने कोई मामला वो नहीं है। दूसरी बात सागर जी, रेणु साहब, 106 गवाह जो कोर्ट में पहुंचे अपनी गवाही देने के लिए, ऐसी पार्टी है। अगर आप मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि क्या मैं आपके सामने उन 106 गवाहों को भी मैं झूठा करार दे दूं क्या? आग के शोले सुलगे हुए हैं और जो ही टिकट बटेंगी ये फूटने का काम करेंगे, एक दूसरे को जलाने का भी काम करेंगे। यही कारण है कि ये आज टिकट समय पर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक अनुशासित पार्टी है
और सब जानते हैं कि जब घर में अनुशासन होता है तो उसी को कामयाबी मिलती है। हमारे पार्टी में कोई इस तरह का जरा सी भी भनक आपको कहीं लगी हो इस बात की भी कि वहां पर विरोध हो सकता है, विद्रोह हो सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को आप ले लीजिए, राविंदर सिंह जी किस प्रकार से अड़ करके बैठे हुए हैं, मुझे 15 सीट चाहिए। किस प्रकार से रणजीत सिंह जी अड़ के बैठे हुए हैं कि मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा ही लड़ूंगा। किस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी ने 5 से 8 सीटें मांगने का काम किया है, मुझे सीट देने का काम करो। और परिवारवाद के खिलाफ की बात करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आज नतमस्तक होकर के इस बड़े नेताओं के सामने झुक चुकी है कि आरती राव भी इलेक्शन लड़ेगी, श्रुति चौधरी भी इलेक्शन लड़ेगा, भव्य बिश्नोई भी इलेक्शन लड़ेगा। आज सारे सिद्धांतों को इन्होंने एक तरफ रख करके सत्ता के लोभ और लालच में आकर के ये जो है ना अपना कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार से अपनी ही सरकार द्वारा किए हुए फैसलों को इन्होंने पलटने का काम किया है। ये इतिहास की शायद पहली घटना होगी कि एक ही सरकार एक बार एक फैसला करती है फिर उसको बदलने का काम करती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल के कृषि के कानून हो और चाहे हरियाणा प्रदेश के अनेकों ऐसे, चाहे सरपंचों वाला मामला था और अनेक ऐसे मामले थे, वो सारे के सारे बदलने का काम किया, करने का काम किया इन्होंने। ये दर्शाता है कि इन्होंने स्वयं मान लिया कि हमारी सरकार एक फेल्योर सरकार थी, इसलिए हमने सरकार को बदल करके नई सरकार बिठाने का काम किया ताकि हम चुनाव में लोगों के सामने जाकर के अपनी शकल दिखा सके। इसी प्रकार से सागर जी कांग्रेस पार्टी को आप ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी में भी यही हाल मचा हुआ है। वो लिस्टें फाइनल नहीं हो पा रही हैं, जिसका अपना घर नहीं तो वो दूसरों को कैसे संभालने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए विधु रावल, पहला रिएक्शन आपसे ले लेते हैं, क्योंकि जेजेपी कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र में और राज्य के नेताओं में इस समय समन्वय नहीं है, तालमेल बेहतर नहीं है। पार्टी का इंटरनल जो सर्वे रिपोर्ट है उस बारे में भी आप जान रहे होंगे बखूबी, लेकिन इन लोग के आरोप पर क्या कहेंगे विधु रावल? मैं इनके आरोपों पर केवल हंस सकता हूँ। मुझे लगता है कि शायद अगर ये राजनीति को थोड़ा समझते हैं, जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा भी जानते हैं तो ये इस प्रकार के सागर जी आवाज नहीं आ रही है जी, केवल राजनीति वश ये आरोप लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि या तो इनको जानकारी और ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान की बात। भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, विश्व के सबसे बड़े नेता। ठीक है, रावल साहब एक बार अपने फोन का माइक थोड़ा नजदीक आप करिएगा, आवाज थोड़ी कम आ रही है। क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? जी जी बोलिए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं पूरे भारत के, और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के बारे में आप ये कह रहे हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से उनको जो प्रेरणा स्रोत मानकर राजनीति करते हैं, ऐसे मनोहर लाल जी का कोई डिफरेंस होगा। मुझे लगता है कि हमें बचना चाहिए ऐसे हास्यास्पद और बचकाने आरोपों से। मतलब कुछ तो सब्सटेंस होना चाहिए, कुछ तो बेस। कमाल कर रहे हैं, ये खुद भी यकीन करते हैं इस आरोप पर जो इन्होंने लगा था। लेकिन इससे क्या होता है, इससे इनकी कही हुई बाकी सभी बातों पर जो है आपके दर्शक मानेंगे कि हल्की बात ही कर रहे हैं, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। बाकी जो बातें ये कह रहे हैं उस पर भी विश्वास नहीं करेगा कोई आपका दर्शक। लेकिन ये बड़े अचरज की बात है। अभी हमने क्या सुनने को मिला हमें कि विजेंद्र रेड्डी जी ये कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो शासन था उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। अरे साहब, 3-3 कोर्टों में महंगे वकील, वो वकील देखो ये अच्छी बात नहीं। आप वैसे बड़े सभ्य हैं, जब प्लीज रुक जाइए आप अपना बचाव कर लीजिएगा, मुझे मेरी बात कहने दीजिए, आप बचाव कर लीजिएगा। इस विषय पर असभ्य मत होइए, हर बार होते हैं आप, ये हर बार होते हैं आप। इतनी मैं गलत शब्द का उपयोग नहीं करना था, इतनी चाटुकारिता ठीक नहीं होती। बात मेरा एक पक्ष है, मेरा सुन लीजिए, अपना सब जवाब दे दूंगा। तो 3-3 कोर्टों ने जिनको बियॉन्ड डाउट कन्विक्ट किया, एक दिन भी सजा करने की, निचले कोर्ट से 10 साल की सजा मिली तो आखिरी कोर्ट तक ने भी 10 साल की सजा। और 33 वकील, महंगे वकील, वो वकील जो अखबार में लिखवाते हैं कि कत्ल करके हमारे पास आ जाना, उसको भी बचा लेंगे, वो भी ओम प्रकाश चौटाला को नहीं बचा पाए और 10 साल की सजा भुगत कराए। उसके बाद क्या हुआ, आय से अधिक संपत्ति की एक और कन्विक्शन हुई। मैं मानता हूँ 6.5 करोड़ या 6 करोड़ के करीब उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बना था, शायद संपत्ति शायद इससे भी ज्यादा हो, लेकिन इसका मामला, उसमें से 3 करोड़ तो जमा भी कर दिया साहब ने। मतलब खेत तो भी जमा किया ना, उसमें भी सजा हुई 4 साल की, और कितने मासूमियत से आकर, जैसे जनता कुछ जानती नहीं। अच्छा, कांग्रेस के जो घोटाले हैं
उनमें एक चीज इंटरेस्टिंग आप देखेंगे, या तो भारतीय जनता पार्टी के समय उनको उजागर किया गया, और या तो विपक्ष में रहते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, किरीट सोमैया, रविशंकर प्रसाद, सुब्रमण्यम स्वामी जैसों ने कोर्टों में धक्के खा खाकर इन पर जो है जांच शुरू करवाई है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, फरीदाबाद का घोटाला हो गया भारतीय जनता पार्टी, ये नहीं पता कि उसका विसल ब्लोअर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद खुद, भारतीय जनता पार्टी खुद थी। एक अधिकारी ने कोई अनियमितता की है या नहीं की, वो जांच का विषय, लेकिन हमने जाकर शिकायत की। आपने अखबार में पढ़ लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले पर कार्रवाई की, आप घोटाले की कार्रवाई को घोटाला चिल्लाने लग गए। अरे आपने थोड़ी कुछ उजागर किया, हमने पकड़े लोग, हमारी एजेंसी ने एचपीएससी में जाकर एचपीएससी के अंदर बैठ के अधिकारी को पकड़ लिया, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा था। आपको तो अगले दिन अखबार में पता चला कि कार्रवाई होगी और आप घोटाला चिल्लाने लगे। यानी घोटालों पर कार्रवाई को घोटाला। शीतकालीन सत्र याद कर लो 2012 का, पूरे सत्र में एक दिन भी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही थी कि कांग्रेस ने घोटाला किया, कम से कम जांच तो करवा लो, वहां तो उल्टी आप गंगा बहा रहे हैं। हमने मेहनत करके निकाल दिया। ठीक है, योगेश जी आपको सुन रहे हैं, वो जवाब भी अब दे रहे हैं। विदु रावल जी, योगेश जी काफी देर से आपको सुन रहे हैं, योगेश जी जवाब दीजिए। अनुमति आप दिए तो एक विषय और, इन्होंने अनुशासित पार्टी को, योगेश जी बस एक आखिरी बात, इन्होंने कहा इंडियन नेशनल लोकदल अनुशासित पार्टी है। देखिए अनुशासित पार्टी वो होती है जो सबका सम्मान करती है। अगर डंडे के दम से आपने अगर किसी को रोका रखा है, और ये देखा हमने 2018 में आपकी पार्टी क्यों टूट गई, क्योंकि नेतृत्व की लड़ाई थी, राजा कौन बनेगा इसी लड़ाई में तो टूटी थी। पहला मौका जब आया तो पार्टी टूट गई, और आप कह रहे हैं अनुशासित पार्टी है। यहाँ पर तो ऐसे छोड़कर चले जाते हैं शासन को, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री प्रदेश के बदल जाते हैं और नई भूमिका में पहले से भी बेहतर काम करते हैं। आप ये कब सीखेंगे हमसे, क्या तुमने आप लोगों? ठीक है रावल साहब, योगेश जी जवाब दीजिए। इनका ये कहना है कि इस बार जो है सत्र जो है इसलिए भी नहीं चल पाए क्योंकि आप लोग से सवाल जवाब होने थे घोटालेबाजी को लेकर, और भी कई प्रदेश में बड़े घोटाले हुए जिसमें कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का नाम था। फिर प्रदेश की जनता कैसे विश्वास करेगी, बताइए। देखिए सागर जी, पिछले 10 साल का इनका जो कुशासन रहा है उसमें 50 से ज्यादा घोटाले रहे हैं, और मैं एक एक करके इन्हें बता सकता हूं। खुद जो ये पर्ची खर्ची का जो उदाहरण देते हैं, इनके समर्थित विधायक का बेटा भाजपा नेता को 50 लाख रुपए देता है सब इंस्पेक्टर पुलिस में लगने के लिए। आज तक उसकी जांच नहीं करवाई इन्होंने। और ये मैं नहीं कह रहा, 8 अगस्त 2022 विधायक अब आपके साथ है और आप उसको टिकट देना चाह रहे हैं। देखिए, मैं उस समय की आपके समर्थित जो आपने 7 विधायक बताए थे आजाद, और देखिए इनके समय में डाडम खनन घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, फरीदाबाद नगर निगम घोटाला, प्रॉपर्टी आईटी घोटाला, फैमिली आईडी घोटाला, मतलब सफाई का घोटाला, और से और मैं बताता हूं। एक यासी कंपनी है, वो गुजरात की कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड होगी। उसने कम से कम 8-10 महानगरों में काम किया प्रॉपर्टी आईडी का। हर जगह उसने घोटाला किया और उसे पेमेंटें की दबाव में, गुजराती लोगों की दबाव में। गुजरात के लोगों को रोजगार देते हैं ये। और परसों भी मैं कहता हूं कि सफाई का सूरत की कंपनी को इन्होंने काम दिया, गुजरात के लोगों को एसडीओ लगाते हैं। तो आप पे जनता कैसे विश्वास करे? आपने हरियाणा को 10 साल में, 9.5 साल में जब आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब फेलियर हो गए प्रदेश की जनता में, तब आपने रातों रात ये सोचा कि पता नहीं हम मुख्यमंत्री और चेहरा बदल देंगे तो पता नहीं क्या चेंजिंग आ जाएगी। उसके बाद भी आपने केवल झूठी घोषणाएं की, और आप 10 साल तक लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। और आज आप कहते हो कि आचार संहिता की वजह से भर्तियों का परिणाम रुक गया। अरे कभी आज तक कोड ऑफ कंडक्ट में कभी कोई भर्ती का परिणाम डिक्लेयर हुआ है? कभी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में? और देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे हरियाणा की जनता और इनके अपने नेता बोल रहे हैं। ये जो मैं ये बात रख रहा हूं, खुद इनकी पार्टी के नेता ये बात बोल रहे हैं कि इस पार्टी में बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार है, बड़े लेवल पे। बताइए, 1-2 नेताओं का नाम तो बताइए। और सबसे ज्यादा योगेश जी सामने विदु रावल जी बैठे हैं, 1-2 नेताओं का नाम तो बता दीजिए, तब तो जवाब देंगे। आप जान रहे हैं अगर आप ये वही बात है। हाई कोर्ट ने इनके जो वाइस चांसलर लगाए, नहीं देंगे, नाम नहीं देंगे, हाई कोर्ट ने झूठ बोलेंगे, खटाखट झूठ बोलेंगे।
देखिए आप फटाफट झूठ बोलना नया फॉर्मूला। राहुल साहब, देखिए आपके लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिनको हाई कोर्ट ने ये माना कि आपने इसकी अपॉइंटमेंट गलत की है, और फिर भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी वो छुट्टी लेकर चले गए, और अभी भी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को आज तक चार्ज नहीं दिया इन्होंने, आज तक भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोफेसर। तो ठीक है, मेघराज जी के पास जाऊंगा। रावल जी काउंटर कर रहे हैं आपको, जल्दी से काउंटर करिएगा। योगेश जी का काउंटर कर रहे हैं रावल जी। रावल जी बोलिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे बताने के बाद भी कि हम विसल ब्लोअर हैं। कोई हरियाणा में इन 10 सालों में अनियमितता हुई तो उसको उजागर करने वाले हम थे, और बाकायदा हमने। योगेश जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात कह देता हूँ। आपने 50 घोटालों का जो जिक्र किया ना, वो घोटाले आपने अखबार में पढ़े, और वो घोटाले नहीं पढ़े। आपने ये पता किया कि नायब सिंह सैनी जी की या मनोहर लाल जी की किसी एक एजेंसी ने उन पर कार्रवाई की, उसको आप घोटाला चिल्लाते हैं। घोटाला ये नहीं होता। घोटाला ये होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ये कहते थे, मुख्यमंत्री आवास से हो आया हूँ, सेटिंग कराया हूँ, कुछ नहीं बिगड़ता मेरा। ये होता है घोटाला। घोटाला ये होता है कि खुद मुख्यमंत्री आपके गुड़गांव में जो ओएसडी थे मुख्यमंत्री के, विधु रावल जी, योगेश जी, विधु रावल जी, योगेश जी, मुझे लगता है कि आप लोग को पीछे से काट दिया, अलमारी को पीछे से काट दिया, और उसमें से अंदर से लिस्ट निकाल ली, अंदर डाल दी, और इसमें 10 साल खुद मुख्यमंत्री जेल के अंदर गए, उसके बाद 4 साल का ये होता है घोटाला। घोटाला ये नहीं होता कि घोटाले पर विधु रावल के सरकार जो है कोई कार्रवाई करे और आप उसको घोटाला बताएं। ये अनियमितता होती है। ये आपके समय के भर्ती के हुए अधिकारी जो है ना भाई, हमने आकर उस वॉशिंग मशीन से नहीं निकाल पाए हैं जिस वॉशिंग मशीन से निकालने की मेघराज जी कह रहे हैं। आप लोग नालों में घुसाना चाहते हैं, नालियों में घुसाना चाहते हैं। हम कम से कम वॉशिंग मशीन में डालकर उनको साफ सुथरा तो कर रहे हैं। साफ सुथरा कीजिए, अपने मन को भी शुद्ध कीजिए। ठीक है, चलिए रावल साहब सियाग जी इंतजार कर रहे हैं मेघराज यादव, क्योंकि मेघराज यादव तो आपके साथ रहे हैं सर सरकार में, तो मुझे लग रहा है कि वो कांग्रेस को भी बता देंगे, जवाब दे देंगे, और आपके भी पोलो खोल देंगे कि आप लोग वाकई में किए क्या है। मेघराज जी बताइए। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो 10 साल हो गए हैं। 10 साल में से अगर आप पूरा ट्रैक देखेंगे तो मुझे लगता है पिछले अगर 5-6 महीने का, तो मेघराज जी बीजेपी को आप क्लीन चिट दे रहे हैं ना डिबेट में। पहले आप सुन लीजिए, 5-6 महीने की बात करूं तो बात अलग है। उससे पहले कहीं किसी तरह का कोई घोटाला नहीं था, किसी तरह का कोई इश्यू नहीं था, किसी तरह की कोई पार्टी का संगठन नहीं था। अब क्योंकि 5-6 महीने, अब जब इलेक्शन हुए लोकसभा के, और उस लोकसभा के अंदर अगर आप देखा जाए तो क्योंकि 10 साल हो गए थे, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, और पूरी तरह से जो है संविधान भी खतरे में आ गया था, सब चीजें आ गई थी। उसके बाद भी कहीं ना कहीं 5-5 पे गाड़ी रुक गई, जो कि 10-10 की बातें हो रही थी। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम बात करते हैं 4.5 साल की, हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जितना हमें जनता से प्यार मिला, जितना जनता ने हमें जिस स्टेज पे ले जाकर खड़ा किया, अगर हमें वही जनता 45-46 पे ले जा खड़ी करती तो हम बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करते। बट जो हमारा शेयर था, उस शेयर के अकॉर्डिंग जो समय की परिस्थिति थी, परिस्थिति ये थी कि उस टाइम हमने अप्रोच किया कांग्रेस को कि आप आइए, उन्होंने पीछे हट गए कि जी हम नहीं कर सकते। जैसे अभी राज्यसभा में हमने पूरा जोर लगाया कि आप आइए, हम आपके साथ नॉमिनेशन भरेंगे। उसके बाद भी लेकिन जो है हरियाणा वासियों को ये समझते हैं कि किसी तरह भी झूठ सच बोलकर किसी भी तरह राज्य में जो है हिस्सा बनाया जाए। काम तो बहुत दूर की बात है, पर राज्य में कैसे पहुंचा जाए। जहां तक हमारा सवाल है, हमने अपने मुद्दे थे, हमारे जिन मुद्दों को लेकर हम पब्लिक के बीच में गए थे, जो हमें समर्थन मिला, जो हमारा शेयर था, जैसे आपने कहा 10 सीटें थी, 10 सीटों के हिसाब से जो हम कर सकते थे हमने पूरा करने की, मैं ज्यादा नहीं कहता, कम से कम 80% हमारा जो मैनिफेस्टो था हमने उसको कंप्लीट भी किया। चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, महिलाओं से, रोजगार से हो, इंडस्ट्रीज को लेके हो, एविएशन सेक्टर अगर मैं बात करता हूँ, पहली बार है हिस्ट्री में हरियाणा की, अगर आप देखेंगे 0% से 1000% इंक्रीमेंट। जो हवाई पट्टियां डेड पड़ी हुई थी, आज बाछोद में आप जाके देखिए ट्रेनिंग सेंटर खुल चुका है। हिसार अगर आप बात करते हैं 4.5 साल में, 10 साल में जा कहते हैं हरियाणा में माजरा में एम्स है। मैं इस पॉइंट को उठाना चाहूंगा, माजरा में एम्स की बात करते हैं कि जी हम एम्स लेके आ गए हैं, जो आप कहते हैं बीजेपी के लिए। सर 10 साल लग गए आपको, आज भी 4 दीवारी पे काम चल रहा है, एक बैंडेड नहीं बन सकती वहां पे। अगर काम की बात करते हो तो 4.5 साल के अंदर हिसार के अंदर जाके देखिए आप काम कैसे होता है। आप हेली हब बना है गुड़गांव में, आप जाके देखिए कैसे हुआ है। आप बाछोद में कभी जाइए और देखिए कि वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर कैसे चल रहा है।
आप देखिए, और कितने जो है जींद में उधर हमने हॉस्पिटल्स के लिए जो काम किया है, जो कि आपके सामने विजिबल है 4.5 साल में। सिर्फ वादे नहीं, हमने काम किया है, क्योंकि यूथ विजनरी लीडरशिप हमारे साथ है। वो हरियाणा के लिए, हरियाणा वासियों के लिए काम करना चाहते हैं। हमें किसी जो है 2G 3G से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, हमें किसी केंद्रीय नेतृत्व से लिस्ट पे मोहर पे साइन लगवाने की जरूरत नहीं है। हमने अगर कोई विजन रखा है हरियाणा के लिए, उस विजन पे काम किया है, उस विजन को डिलीवर करने का काम किया है। और आज भी अगर आप देखेंगे, जब टिकटों का बंटवारा हो रहा है, चाहे वो नेशनल पार्टी कोई भी हो, चाहे कहे कुछ भी रहे हो, लेकिन आज भी वो वेट कर रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी जो इतने साल से राज कर रही है, उनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। 2,500 3,000 की लिस्ट है, लेकिन लिस्ट जो है पब्लिश करने में जो है प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? अगर आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, आपका पार्टी संगठन है, हम वो पार्टी है जिन्होंने सबने बोला कि आपके सब छोड़ के चले गए, उसके बावजूद ये 10 के 10 जो है लोकसभा में हमने अपने कैंडिडेट उतारे। साथ में करनाल का जो है उपचुनाव भी हमने लड़वाया। आज भी अगर देखेंगे तो हम सबसे पहली वो पार्टी है जिन्होंने अपनी 4 सीटें सबसे पहले डिक्लेयर की। और हमने आज नहीं, कोई मंथन नहीं, आप लोगों के चैनल पहले ही बोल दिया था कि सितंबर के अंदर हम अपना जो है टिकटों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और जैसे ही फाइनल होगा आपके बीच में आएगा। जो भी डेट देंगे वो डेट पर आपके सामने हमारी लिस्ट आएगी। तो हमारा मात्र एक वो है, अगर हम हरियाणा का है, क्षेत्र का है, हमने क्षेत्र में 36 बिरादरी जो है हमारी, उनको साथ लेकर उनके साथ काम करना चाहते हैं। बस हम अपील ये करते हैं जनता से कि आप 10 की बजाय हमें उस लेवल पर पहुंचाइए जिसमें हमारे जो जितनी फाइल्स थी जो हमारे पिछले कार्यकाल में रुकी और ना रुके, और हरियाणा को हम जिस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, जिस तरह से हरियाणा का एक विजन, जो कि आपने पहले देखा होगा कि हरियाणा जिस तरह से डेवलप चल रहा था। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे रेड्डू जी भी बोल रहे थे कि हमने बिना उसके उस टाइम पे जब ILD के साथ होते थे, तो जिस तरह से हमने डेवलपमेंट किया था, उस डेवलपमेंट को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां बहुत बड़ा जो है योगदान दे सकती है। और उसके लिए जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक हमें जनता, हरियाणा प्रदेश की जो जनमत हमारे साथ नहीं होगा, तो ये चीजें डिफिकल्ट हो जाती है और वो 2G 3G और सेंटर में अटक के रह जाती हैं। कहीं ना कहीं जहां हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, अगर आप देखते हैं, अगर बात करते हैं 10 साल के अंदर सेंटर से, वो ज्यादा से ज्यादा रोड तक रहेगी, वो जो भी नेशनल हाईवे से, और वो भी ज्यादा नहीं। अगर आप बात करते हो हमने जो हमारे पास जो PWD डिपार्टमेंट था, जहाँ 17-18,000 या 12,000। ठीक है मेघराज यादव जी, इस बार भी अगर आप सत्ता में आए, मिलकर अगर आप सरकार बनाए, तो इसी तरह से बेहतर काम करिएगा जैसे आपने किया है। हालांकि खामियां कई सारी कांग्रेस ने भी गिनाई। विजेंद्र रेणु प्रवक्ता NLD के हैं। विजेंद्र जी, अगर प्रदेश में देखा जाए तो तीनों पार्टियां जिस तरह से दबदबे के साथ प्रचार में जुटी हैं, बड़े बड़े दावे और वादे कर रही हैं, सन 2009 तक जो तस्वीरें थी, फिर जिस तरह से आप लोग सरकार में थे, उस जनाधार को वापस पाना एक बड़ी चुनौती है। कौन कौन सी ऐसी सीटें जहां पर आपको लग रहा है कि टफ कंपटीशन आपके लिए हो सकता है? नहीं, देखिए, जो सीटें हम जीतने वाले हैं, जो हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, यहाँ तो किसी पार्टी का कोई हमारे साथ मुकाबला नहीं है। जहां चाहे हमारे लाडवा से शेर सिंह बड़शामी जी आए हो, पूर्व मंत्री है, रामपाल माजरा जी हमारे कलायत से आए हैं, अभय सिंह चौटाला ऐनाबाद से मैदान में उतर चुके हैं, अर्जुन चौटाला रानिया से उतर चुके हैं, और इसी प्रकार से हमारे जो है ना शीला राठी जो बहादुरगढ़ से उतर रही है चुनाव मैदान में, हमारे पूर्व अध्यक्ष नफे सिंह राठी की मिसेज हैं, और हाथीन से हमारे तैयब हुसैन जी उतरे हैं। तो ये एक दिलबाग है जो यमुनानगर से हमारे कैंडिडेट उतर करके आए। ये सारी की सारी सीटें हम गारंटीड जीत रहे हैं। और बाकी जो कैंडिडेट आएंगे, देखिए, कैंडिडेट मैदान में आएगा, उसके बाद ही कोई विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन अब तक जितने हमारे कैंडिडेट आए हैं, ये सारे के सारे जीतने वाले हैं, एक भी सीट लूज करने वाला नहीं है। सारे के सारे सीनियर लीडरशिप है हमारी। सुरेंद्र कौशिक है, हमारे दादरी से आए हैं, वो भी 100% चुनाव जीतने का काम करेंगे। दूसरी बात सागर जी, देखिए, मुझे पता था कि हमारे भाजपा के साथी जरूर इस बात को उठाएंगे। ले दे करके इनके पास एक ही बात होती है कि 3206 टीचर को ज्वाइनिंग करवाई और 10 साल की सजा हुई। दो मुख्य बातें होती है इनके पास, तीसरी बात नहीं है कोई। मैंने पूछा था कोई फाइनेंशियल घोटाला बताने का काम करे। ये जो है ना, आय से अधिक संपत्ति और सजा के ऊपर जाने का काम करते हैं। बस जब सजा हुई चौटाला साहब को, नंबर 1 बात यह है, चौटाला साहब का FIR में कहीं भी नाम नहीं था। कांग्रेस का शासक बनने के बाद 2006 में एडिशनल में उसका नाम दर्ज करवाने का काम किया गया था। 2006 में करण सिंह दलाल और इत्यादि के ऊपर ED की रेल करण सिंह दलाल की कोठी पर जाती है, रणदीप सुरजेवाला और वहां मिलकर के उनको एक लिस्ट सौंपते हैं, और उस लिस्ट के आधार पर एक षड्यंत्र के तहत
अभय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनवाने का काम किया जाता है एक षड्यंत्र के तहत। दूसरी बात, जब ये टीचर लगे थे उस टाइम भाजपा, जेजेपी, इनेलो सारी ही तो साथ थी। ये सारे कुकृत्य जो है ना भाजपा पार्टी ने ही करवाए थे। मेरा तो मानना ये है कि इन्होंने जो भी किया होगा इनकी गलती को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बुजुर्ग नेता थे, उन्होंने अपने सिर को ले लिया, अपने ऊपर लेकर के इनमें आगे जाने का काम किया। और मेरी बात आएंगे सियाग जी, रावल जी आएंगे, फाइनल कमेंट पे आ रहे हैं आप लोगों पे, बोलिए रेडू सागर जी। देखिए सीबीआई की पूरी जांच हुई, 3206 आज भी प्रमोशन लेकर के कोई हेडमास्टर बन गया, कोई प्रिंसिपल बन गया, वो सभी अपना रोजगार कर रहे हैं और परिवार को चला रहे हैं। और सीबीआई की पूरी जांच में एक पैसे का भी कहीं लेन देन वहां पर नहीं पाया गया था। अगर ये इसको घोटाला कहते हैं रोजगार देने वाले को, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, रोहतक में खुद इनके मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये कहने का काम किया कि 350 करोड़ रुपए आया था, कहां गया? पाइप के नालों से निकल करके चला गया, एक भी काम नहीं हुआ। फरीदाबाद में 200 करोड़ के फर्जी बिल बना करके भुगतान किया जाता है। ठीक है रेडू जी, इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दे पाएंगे? वक्त कम है ना, तो कोई बात नहीं, रेडू जी एक दो जवाब ले लेते हैं, हो सकता है जवाब ना हो उनके पास भी। कोई बात नहीं भाई, अगर ये 800, 300, 200 करोड़ के लोग आप घोटाले नहीं मानते हो, रेडू जी तो फाइनल कमेंट पे जवाब ले लेने, तो फिर जवाब नहीं मिलेगा, फिर आपको टाल दिया जाएगा कि जवाब नहीं है मेरे पास। रावल जी जवाब दीजिए। मैंने बड़ा प्रयास किया इन साथियों को समझाने का कि घोटाले होते क्या है। घोटाले होते हैं जब बीच में नहीं। रावल जी समझाने का वक्त नहीं है सर, 40 सेकंड होगा आपके पास बस। कोई बात नहीं, मैं 40 सेकंड्स में बात। घोटाले होते हैं जब सरकारी संरक्षण में, जब ऊपर से बैठा हुआ व्यक्ति संरक्षित करता है कि तू कुछ भी कर ले और उसका एक हिस्सा मुझे दे दे, ये होता है घोटाला। जब ऊपर का व्यक्ति चाबुक चलाकर कोई गलत किए हुए काम को उजागर करता है, घोटाला नहीं होता, इसको विसल ब्लोइंग बोलते हैं। पहली बात। दूसरी, आपने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई कोई गलत काम नहीं किया चौटाला साहब, तो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कुछ काम किया होगा, इस वजह से जेल में गए होंगे। 10 साल तक कोर्ट में जो है, कोर्ट को तो पता नहीं था। इतनी बढ़िया जीरा आपने यहाँ की, कोर्ट में इतने महंगे वकील क्यों खर्च किए? उनकी फीस वापस ले लो जीरा आप लड़ लो कोर्ट। उनको 10 साल बेचारों को सजा पहले होगी, 4 साल फिर कहते हैं इन्होंने कोई फाइनेंशियल घोटाला नहीं किया। तो आय से अधिक संपत्ति कैसे हो गई साहब? कोई घर में बैग छोड़ गया था क्या जबरदस्ती, या जबरदस्ती कुछ गाड़ी के अंदर छोड़ गया था? क्या इसको बेवकूफ बनाने का प्रयास करता? कुछ तो लॉजिक बोलो। मैं फिर से एक बात कहता हूँ, इन तीनों की तीनों पार्टियों को आप देख लीजिए, इनके तीनों का शीर्ष नेतृत्व जो है या तो सजा प्राप्त है, कन्विक्टेड है, और नहीं तो बेल पर बाहर है, बेलों पर बाहर है। इनको जनता नहीं पसंद करती, जनता उसको पसंद। ठीक है, चलिए सियाग जी से जवाब ले लें। सियाग जी आखिरी कमेंट होगा सर, 40 सेकंड आपका। बीजेपी ने कई आरोप लगाए, प्रदेश की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? इसी पर होंगे। आने वाली आप देखना 5 तारीख को जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि जो ये सरकार है सबसे बड़ा इन्होंने जो न्याय नहीं दे पाई बेरोजगार युवाओं को, महिला पहलवानों को, किसानों को, जो 750 किसानों की शहादत थी, हर वर्ग को, सरपंचों को, इन्होंने हर वर्ग को कर्मचारी हो पीटने का, लाठियों गोलियों से पीटने का काम किया है। इन्होंने हमारी बातों का तो ये देखिए आपके 50 घोटाले, ये देखिए आपकी लिस्ट। इन्होंने मैं समझता हूँ हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन 5 तारीख को जनता। रावल जी वक्त नहीं है सर, ये तो आप शुरू में सब दिखाते सर। इनका हिसाब करने जा रही है, और 8 तारीख को जब डिबेट में बैठे होंगे, ये 2 डिजिट का आंकड़ा नहीं छू पाएगी भारतीय जनता पार्टी। रावल जी अगले दिन फिर आ जाएंगे सर पैनल में, आप दोनों लोग को एक साथ लेके सर, उस दिन ये लिस्ट आप दिखा लीजिएगा। आखिरी कमेंट पे मेघराज यादव, प्रवक्ता जेजेपी के, सर 40 सेकंड आपके पास होगा। 7 दिग्गज नेताओं ने साथ छोड़ा, कैसे करेंगे प्रदेश में वापसी और क्या कुछ करेंगे बेहतर? ठीक है, चलिए मेघराज जी का संपर्क फिलहाल इस समय कट चुका है। विधु रावल प्रवक्ता बीजेपी के, शुक्रिया आपका। योगेश जी शुक्रिया आपका। मेघराज जी आपका भी। रेडू जी शुक्रिया आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगर हम बात करें तो इस समय इनेलो ने 15 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट उम्मीद है कि कल तक आ सकती है। बीजेपी के भी कैंडिडेट 1 से 2 दिन में सामने आ सकते हैं। प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिर हमारे विधानसभा क्षेत्र से कौन सा वो चेहरा होगा जिसको हम वोट करेंगे। फिलहाल
सूर्य विशेष में इतना ही। नमस्कार।